जय हिंद मेरे सेठ सैनियों और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो दोस्तों, जैसा कि जो भी मॉडल पेपर आया था उसका सब्जेक्टिव का पूरा सॉल्यूशन कर दिया गया है और उसका जो पीडीएफ है ना वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में भेज भी दिया गया है। और अब बच्चों का ये डिमांड था कि सर जो भी वायरल सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना सोशल साइंस का वो आप ले लें, साथ ही साथ साइंस का ले लें और जो हमारे मैथ और इंग्लिश और हिंदी है उसका भी आप ले लें। तो आज से आपका वो सीरीज शुरू हो रहा है और इस सीरीज का जो तमाम वीडियो है ना आपको वो हमारा जो मिशन बोर्ड एग्जाम का जो एक प्लेलिस्ट बना हुआ है वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले आपको 3 चीज़ें करनी है। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेनी है और घंटे का जो आइकन है उसको प्रेस करनी है। और अगर आप पुराने हो ना तो वीडियो को अपने दोस्तों तक लिंक का जो वीडियो का लिंक है उसको क्या करना है, शेयर कर देना और उनको सब्सक्राइब करवाने के लिए बोलना है। क्योंकि आपको नंबर लाना है ना तो थोड़ा आपके दोस्त को भी आपको मोटिवेट करना होगा, तब जाकर नंबर लाओगे, क्योंकि पढ़ाने वाला भी आपका दोस्त ही होता है। ये पहला काम है। दूसरा काम क्या है कि जो भी वीडियो चैनल पर डाली जा रही है अभी से लेकर आपके एग्जाम के दिन तक वो हर एक वीडियो को आपको वॉच करना है। क्योंकि देखो ये जो अभी का जो 1 महीना है ना यही महीने आपको नंबर ला के देगा और यहाँ से आप वो अचीव कर लोगे जो आप चाहते हो, सबसे पहली चीज़। और दूसरी बात कि अगर अभी तक आपने मॉडल पेपर का सॉल्यूशन नहीं देखा है ना तो प्लेलिस्ट पे पड़ा हुआ है, आप देख लो। और साथ ही साथ जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है और जो व्हाट्सएप ग्रुप जो का लिंक जो डिस्कशन बॉक्स में दिया हुआ है ना वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और डिस्कशन का जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है और जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ज्वाइन हो जाओ। क्योंकि वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन तो मिलेगा ही मिलेगा ना, साथ ही साथ जो टेस्ट लगातार हम लोग ले रहे हैं वो टेस्ट भी आप क्या कर पाओगे, वहाँ से दे पाओगे और आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे, क्योंकि टेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। तो आज क्या है सर, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th का जो सोशल साइंस है ना उसके कुछ वायरल सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और ये जो पूरा का पूरा सेट है इसको मैंने मॉडिफाई किस प्रकार किया है मैंने इस पर बात करूंगा कि टोटल में इस पूरे के पूरे सेट में मैं 19 क्वेश्चंस दूंगा। यानी कि जिस तरह से आपके बोर्ड एग्जाम में जो 19 क्वेश्चंस आप दे के आओगे ना जिसको आपको लिख के आना है, ठीक हुबहू मैं उस प्रकार से आपको यहाँ पे क्वेश्चंस क्या करने वाला हूँ, देने वाला हूँ। सबसे बड़ी बात। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो एक सेट में मैं 2 वीडियो लूंगा, एक देखो टोटल में आपको 3 से 4 सेट या 5 सेट में दे सकता हूं और हर एक सेट में मैं क्या करूंगा आपको 2 वीडियो दूंगा। एक आपका रहेगा जिसमें आपके वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और जो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन है यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न और जो लघु उत्तरीय प्रश्न है उनके प्रश्नों का आंसर आपको देखने के लिए मिलेगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न और उनका आंसर मिलेगा। और एक जो वीडियो रहेगा जिसमें हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न पर डिस्कस करेंगे, यानी कि जो भी आपके लॉन्ग टाइप के प्रश्न है ना उस पर डिस्कस करेंगे, ताकि वीडियो बड़ा नहीं होगा और आपको देखने में भी क्या होगा, आसानी होगा। तो बात करेंगे, सबसे पहले आपको पता होगा कि 3 भाग में आपका पूरा का पूरा खंड जो है बांटा होगा। सबसे पहले खंड ए आएगा, यानी कि सेक्शन ए बोल लो, जिसमें आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न देना है और किन्हीं 6 प्रश्नों का क्या करना होता है, आपको उत्तर देना होता है। ये टोटल जो है आपको पता होगा कि 6 के जगह भी क्या कर दिया गया, टोटल आपको 6 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। पहले आपको 5 प्रश्नों का उत्तर देना था, लेकिन अभी आपको 6 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। तो देखेंगे वायरल प्रश्न का सबसे पहला जो आपका प्रश्न है कि रिंडरपेस्ट से आप क्या समझते हैं या रिंडरपेस्ट का तात्पर्य क्या है। सेम प्रश्न है, थोड़ा घुमा के पूछता है। कभी कभी पूछेगा कि रिंडरपेस्ट क्या है या कभी कभी पूछेगा कि रिंडरपेस्ट से तात्पर्य क्या है। तो जब मैंने डिस्कशन वाला वीडियो लिया था जिसमें चैप्टर डिस्कशन हम लोगों ने किया था और बेसिकली चैप्टर 3 को आधा मैंने छोड़ दिया क्योंकि उसके बाद समय मेरे पास बचा नहीं था। तो आपने पढ़ा होगा रिंडरपेस्ट क्या था, एक प्लेग नामक बीमारी था जो पशुओं में फैलता था। जिस तरह से प्लेग नामक बीमारी बोल सकते हैं कि पशुओं में फैलने वाली प्लेग की तरह एक बीमारी था जो इस तरह कारीगर था ना कि अगर वो पशुओं में होना शुरू हो जाए तो जिस क्षेत्र में ये बीमारी होता है ना उस क्षेत्र की 90% जो जीविका है, और वो जीविका क्या है, पशुओं के द्वारा जो जीविका चलती है, तो 90% जो पशु है, पशुधन जो है उस क्षेत्र का वो समाप्त हो जाता है। यानी कितना खतरनाक है। और ये बीमारी कहाँ पे शुरू हुआ था, तो अफ्रीका में शुरू हुआ था। और इसके कारण जो अफ्रीकी लोग हैं ना, हम लोगों ने कारण और प्रभाव में भी पढ़ा था डिस्कशन वाली वीडियो पे कि इसके कारण क्या हुआ था कि अफ्रीका के लगभग सभी लोग खानों में और बगानों में काम करने के लिए कूद पड़े थे। ये कारण था। तो ऐसे पूछेगा कि रिंडरपेस्ट क्या है, तो पशुओं में प्लेग की बीमारी को रिंडरपेस्ट कहा गया है। मैंने क्या बोला कि पशुओं में प्लेग की बीमारी को रिंडरपेस्ट कहा गया। और ये कभी कभी ये पूछता है कि जो रिंडरपेस्ट की बीमारी है वो कब फैला था, तो वो 1890 के दशक में फैला था। अब ये दशक का अर्थ समझ लो।
अगर शताब्दी पूछेगा तो आपको 100 साल का अंतर बताएगा। अगर वो दशक पूछेगा ना माय डियर फ्रेंड, तो आपको समझना होगा कि और 10 साल यानी कि 1890 से दशक का बात कर रहा है, यानी कि 1890 से लेके और 10 साल, यानी कि 1890 में 10 साल ऐड करेंगे तो 19 साल, 1900। तो 1890 से लेके 1900 के बीच का यह घटना है जब ये बीमारी फैला था। अब क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि बीमारी कहाँ फैला था, तो आपको क्या बताना है कि 1890 के दशक में यह बीमारी अफ्रीका में फैला, जिसका परिणाम क्या हुआ कि भारी संख्या में पशु जो है वो मारे गए। बहुत भारी संख्या में क्या हुआ, पशु जो है मारे गए। तो ये आपका क्या है, रिंडरपेस्ट के बारे में बात करें अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है आपका, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कब और कहां प्रारंभ हुआ था। देखो ये आपके बेसिकली अति लघु उत्तर प्रश्न जो आपको एक लाइन में जिसका उत्तर देना होता है। तो बात करें औद्योगिक क्रांति का, तो ये 18वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो ये 18वीं शताब्दी के मध्य में शुरू हुआ था। और सर्वप्रथम अगर बात की जाए औद्योगिक क्रांति का, तो वो इंग्लैंड में प्रारंभ हुआ था। कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में प्रारंभ हुआ था। अब बात करते हैं आगे। अगला जो आपका 3 नंबर का प्रश्न है, देख सकते हो कि घरों में उपयोग किए जाने वाले 2 ऊर्जा संसाधनों के नाम लिखना है। यानी कि आपके घर में जो 2 ऊर्जा संसाधन का आप उपयोग करते हो ना, उसका नाम लिखना है। तो देखो सबसे पहले मैंने 2 की जगह मैंने बहुत सारा नाम लिख दिया है। जैसे आप एलपीजी का उपयोग करते हो, केरोसिन का उपयोग करते हो, कोयला का उपयोग करते हो, लकड़ी का उपयोग करते हो। अब एक बात मेरे को बताओ, यहाँ पे एक बात सवाल आ रहा है, ऊर्जा संसाधन क्या है, ऊर्जा संसाधन क्या है। तो जब भी मैं ऊर्जा का बात करता हूं तो लोग अक्सर ये बोलेंगे कि आग, तो आग का अर्थ ऊर्जा नहीं होता, आग ही ऊर्जा नहीं है। देखिए ऊर्जा का सेंस अलग अलग जगह अलग अलग होता है। जैसे अब हम लोग क्या करते हैं कि पता है कि मानव में जो पोषण की जो शक्ति होती है, यानी कि मानव को वृद्धि करना होता है या मानव को जनन करना होता है या जो भी प्रक्रिया होता है मानव में, तो वो किससे संभव होता है, ऊर्जा से। तो आप क्या मानव आग खाता है क्या, तो आप बोलोगे नहीं। रॉकेट को उड़ाने के लिए क्या चाहिए, आग चाहिए होता है। उस तरह मोमबत्ती को जलाने आग चाहिए। तो ऊर्जा का सेंस हम लोग आग नहीं पकड़ सकते हैं। ऊर्जा का मतलब होता है कि वो सारे पोषक तत्व या वो चीज़ जो आपको क्या करेगा, आपको वृद्धि करने में हो या आपको गतिमान बनाने में हो या आपको एक स्थिरता प्रदान करने में जो भी आवश्यकताएं होती हैं, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऊर्जा संसाधन बोलेंगे। तो बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि ऊर्जा क्या हो, एक पावर सोर्स है। और घरों में पता है कि आपका एलपीजी, केरोसिन, कोयला और लकड़ी जैसे एनर्जी सोर्स का उपयोग करते हैं एनर्जी प्राप्त करने में। अब बच्चे बोलेंगे कि सर एनर्जी सोर्स में तो परमाणु भी आते हैं, यानी कि एटम आते हैं, तो एटम को हम लोग एनर्जी सोर्स में रखते हैं क्या, लेकिन इसका उपयोग क्या घरों में करते हैं। आप बोलोगे सर नहीं गुरुजी। तो ये आपका है। और आपका कभी प्रश्न घुमा के पूछेगा कि बताइए कि हमें, जैसे साइंस में क्वेश्चन पूछा गया है कि हमें वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग क्यों करना चाहिए, एक प्रश्न आपका साइंस में आया हुआ है। और ये प्रश्न आपके मॉडल पेपर में भी दिया और इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है, तो आप वो जाके जरूर देख लेना मॉडल पेपर में। अब एक प्रश्न ये पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी और इसके संस्थापक कौन है। और ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर जब भी आप एग्जाम दोगे ना, जहाँ पे भी आपके सोशल साइंस का सब्जेक्ट आएगा, यानी कि हिस्ट्री जहाँ पे पूछेगा, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो ये प्रश्न हमेशा देखने के लिए मिलता है कि भाई भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का स्थापना कब हुआ और किस व्यक्ति ने इसका स्थापना किया था। तो बात करें आंसर का, तो देखिए भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ था। डेट याद रखिएगा, कब का घटना है, 1885 का घटना है। और इसका संस्थापक कौन है, संस्थापक का बात करें तो M.O. ह्यूम, बहुत जगह A.O. ह्यूम लिखता है, लेकिन M.O. ह्यूम जो है इसका संस्थापक है। आपको याद रखना है, आपको ह्यूम जरूर याद रखना है कि ह्यूम जो है इसके संस्थापक है। बात करें अगले प्रश्न पे। अब यह प्रश्न पूछा गया है, इस साल भी मॉडल पेपर में आया है और यह प्रश्न एग्जाम में भी हर साल लगभग पूछ देता है। पूछता क्या है कि लोकतंत्र की 2 चुनौती को लिखना है, कि लोकतंत्र की क्या चुनौतियां हैं वो आपको लिखना है। तो बात करें लोकतंत्र की चुनौती के बारे में, तो लोकतंत्र को वास्तविक रूप से कायम करने और मजबूत करने की चुनौती, पहला क्या होगा, लोकतंत्र को कायम करना, यानी कि लोकतंत्र को किसी भी देश में स्थापित करना और उसको मजबूत करना, स्ट्रॉन्ग करना, ये पहला चुनौती होता है। लोकतंत्र व्यवस्था का सभी वर्गों, समूह तथा इलाकों तक विस्तार की चुनौती। एक तो होता है कि लोकतंत्र को मजबूत करने का चुनौती, उसको कायम करने का चुनौती, उसको स्थापित करने का चुनौती। और दूसरा क्या होगा कि जो भी लोकतंत्र या जो भी हम लोगों ने स्थापना किया किसी भी क्षेत्र में, उस लोकतंत्र का उस क्षेत्र के वर्गों के समूहों के पास, अलग अलग जाति धर्म के लोगों के पास, या उस इलाके में उसके विस्तार की चुनौती की हर एक व्यक्ति उस लोकतंत्र को माने और उस हिसाब से क्या करे, अपना कार्य करे। बात करें अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न 6 नंबर का, कि मुद्रा को परिभाषित कीजिए। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है, क्योंकि ये मानवीय, देखो एग्जामिनर अक्सर क्या टेस्ट करना चाहता है ना, कि आपने कितना घोल कर पिया है। दैट मीन्स कि आपने उस मॉडल पेपर पे हो या जो भी आपने बुक पढ़ा है ना, उस बुक को किस हिसाब से आपने कितने
आपने अच्छे से पढ़ा, इसलिए पहले बोलता था ना कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में क्या करे, उत्तर दे। तो बात करें मुद्रा के बारे में। मुद्रा यानी कि पैसा। अब क्या होता है, कोई भी वस्तु जिसे विनिमय के माध्यम, मूल्य के समान, मापक के संचार के साधन के रूप में अथवा भविष्य में किए जाने वाले भुगतान के रूप में कानूनी मान्यता अथवा शक्ति प्राप्त हो, मुद्रा कही जाती है। सामान्यतः स्वीकृत मुद्रा का प्रधान गुण होता है। आप क्वेश्चन देखिए, सीधा एक नंबर सटीक सा पूछ देता है कि मुद्रा का सर्वाधिक, या पूछेगा कि मुद्रा का सबसे प्रधान गुण क्या है। तो मुद्रा जो है स्वीकृति किया जानी चाहिए। जैसे देखोगे आज के टाइम पे, पहले 500 रुपये का नोट था, आपको पता है ना 500 का नोट था जो बंद हो गया बीच में। तो जब 500 का नोट बंद हो गया, क्या अभी भी वो मुद्रा है? कानूनी व्यवस्था के तौर से पहले वो मुद्रा का चलन था कि नहीं था? क्या आप अभी जाके दोगे तो वो लेगा? बोलोगे नहीं। तो मुद्रा का अर्थ क्या होगा कि मुद्रा का मतलब क्या होगा कि ऐसा वस्तु जो विनिमय के माध्यम, पहला बात तो कि विनिमय का माध्यम यानी कि वस्तु का आदान प्रदान हो सके। दूसरा क्या होगा कि मूल्य के समान मापक के संचार के साधन के रूप में। आप देखिए, मूल्य मापक के संचार के साधन के रूप में, यानी कि मान लो कि अगर आप कोई ऐसा वस्तु है जिसका रेट 500 रुपया है, तो आप उसको उतना ही पैसा दोगे, यानी कि 500 रुपया का नोट है तो हो सके 500 का दे दोगे, या पॉसिबल है कि आप 100 के नोट दे दोगे, या 50 के नोट दे दोगे, या आप मिला जुला के क्या करोगे, उसको पैसा दोगे। तो जो भी आप उसको पैसा दिए ना, वो उसके लिए क्या हुआ, मुद्रा हो गया। तो मूल्य के समान मापक के संचार के साधन के रूप में अथवा भविष्य में किए जाने वाले भुगतान के रूप में। अब भविष्य में किए जाने वाले यानी कि दैट मीन्स कि आपने क्या किया, किसी को बोल दिया कि मैं तुम्हारे 18 साल की आयु में मैं 50,000 रुपया दूंगा। तो ये जो 50 रुपया दूंगा वो भी आपका क्या हो जाएगा कि एक प्रकार का भविष्य में किया जाने वाला भुगतान है ना। मान्यता अथवा शक्ति प्राप्त होता है। लोग क्या होता है, कानूनी मान्यता प्राप्त होगा अथवा उसे क्या होगा, शक्ति प्राप्त होगा, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, मुद्रा बोलेंगे। और सामान्य रूप से बोला जाए तो मुद्रा क्या होता है, एक स्वीकृति है। मुद्रा का सबसे सर्वप्रथम गुण होना क्या चाहिए कि इसमें स्वीकृति होनी चाहिए। बात क्लियर है। अब बात करते अगले प्रश्न पे। प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रश्न इस बार भी मॉडल पेपर में है। प्रश्न है कि उदारीकरण से आपसे क्या तात्पर्य है, या क्वेश्चन पूछेगा कि उदारीकरण क्या है। तो देखिए, उदारीकरण का मतलब होता है मुक्त प्रभाव। क्या होता है इसका मतलब, मुक्त प्रभाव। मुक्त प्रभाव का मतलब क्या होता है कि जहां पे किसी प्रकार का कोई रोक टोक ना हो। अभी रोक टोक वाली बात क्या है, तो अर्थव्यवस्था को अधिक प्रगति बनाने के लिए, यहाँ पे प्रगति लिखता है, बहुत आदमी प्रयोगिकी लिखता है, बहुत आदमी प्रगतिशील लिखता है, तो मैंने यहाँ पे प्रतियोगी लिखा है। प्रतियोगी दैट मीन्स कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए। तो क्या है कि अर्थव्यवस्था को अधिक प्रतियोगी बनाने के लिए आर्थिक नीतियों में ढील अथवा अवरोधों एवं प्रतिबंधों को हटाए जाने की प्रतिक्रिया उदारीकरण कहलाता है। अब देखो, मैंने यहाँ पे दो वर्ड का उपयोग किया है, एक तो प्रतियोगिक बनाने के रूप में, या आर्थिक नीतियों में ढील देने के लिए जो भी अवरोध और जो प्रतिबंध उसको हटाने की प्रतिक्रिया को क्या बोलेंगे, हम लोग उदारीकरण बोलेंगे। तो यहाँ पे प्रतियोगी का मतलब क्या होगा, देखो समझो मेरा बात। आपको पता है कि उदारीकरण से पहले जो चीज़ था, जब वैश्वीकरण का प्रभाव आया तो हम लोगों ने देखा कि तमाम कई सारे देश क्या करते थे, किसी दूसरे देश में जाकर अपने जो भी अपने वस्तुओं का आदान प्रदान वो क्या करते थे, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या हुआ आदान प्रदान के समय कि जब लोगों ने देखा कि मेरे क्षेत्र में कई सारी ऐसी कंपनियां, बहुराष्ट्र की कंपनियां हैं जो हमारे देश में आकर व्यापार कर रही हैं, तो उससे प्रॉब्लम क्या हुआ, उससे प्रॉब्लम हुआ कि लोगों को समझ में आ गया कि अगर आज इतना ज़्यादा व्यापार हो रहा है तो उस व्यापार से कहीं ना कहीं कुछ लाभ लिया जाए। तो लाभ लेने के तौर पे सबसे पहला काम क्या किया, सीमा शुल्क लगाना शुरू किया और आयात और निर्यात कर लगाना लिया। यानी कि अगर आप किसी क्षेत्र पे अपना कंपनी लेके जाते हो या अपना व्यापार करते हो तो सीमा शुल्क लगेगा। पहले तो आपको सीमा शुल्क देना पड़ा। दूसरा, अगर आप वस्तु बेच रहे हो या वस्तु खरीद रहे हो तो आपको शुल्क देना पड़ता, पहले कंपनी को देना पड़ता। तो इससे बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो छोटी मात्रा की कंपनी है, जो कम पैसा कमाती है, ज़्यादा लाभ नहीं कर पाती है। अब बताओ, अगर वो ज़्यादा लाभ नहीं कर पाएगी तो मार्केट में जब आएगी और कोई वस्तु बेचेगी तो उसको ज़्यादा पैसा लगेगा। जब ज़्यादा लगेगा तो कॉस्ट वाइज क्या होगा कि उसको कम लाभ होगा। तो फिर कंपनी जो है ऐसे देश में व्यापार करना नहीं चाहती है। तो अब उदारीकरण जब आया ना, तो क्या किया, अर्थव्यवस्था को ज़्यादा प्रतियोगी बनाया, क्योंकि अब जब ढील दे दिया गया, सीमा शुल्क नहीं लिया जाने लगा, आयात निर्यात कर को समाप्त कर दिया गया, तो लाखों तादाद में कंपनियां किसी भी क्षेत्र में आती हैं और वो क्या करती हैं, अपना व्यापार करना शुरू करती हैं। तो जब लाखों कंपनियां किसी क्षेत्र में आएंगी ना, तो जाहिर सी बात है कि मार्केट में आपको कंपटीशन दिखेगा और इसका लाभ भी है। आप वो बोलोगे सर कंपटीशन दिखेगा तो जो छोटे व्यापारी हैं वो तो मर जाएंगे। हाँ भाई, ये तो बात सही है कि उस क्षेत्र के जो छोटे छोटे उद्योगपति हैं,
है ना, जो छोटे मात्रा में वस्तुओं का निर्माण करते हैं वो तो मर जाएंगे, यानी कि लघु उद्योग कुटीर उद्योग वाले मर जाएंगे। लेकिन इससे फ़ायदा भी है। फ़ायदा ये है कि उस अर्थव्यवस्था में जितने भी ग्राहक हैं, यानी कि जो भी वस्तु को खरीदेंगे उनको लाभ होगा, उनको चुनने का अधिकार मिलेगा। ज़्यादा मात्रा में जब वस्तु मिलेगा, ज़्यादा क्वांटिटी में जब वस्तु मिलेगा तो वो खरीद सकता है, और ये क्या है, इसका प्रतियोगिता का एक लाभ है। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि उदारीकरण क्या है, तो मैंने क्या बोला कि ढील देना, यानी कि मैं बोलूँगा कि ऐसे नियम या ऐसे कानून जो आपके अर्थव्यवस्था के प्रगति में रुकावट आता है, उन नियमों में ढील देना ही क्या कहलाता है, आपका उदारीकरण कहलाता है। अब बात करें अगले प्रश्न पे, तो अगला आपका खंड वो यानी कि सेक्शन बी पे बात करेंगे, और यहाँ पे आपको लघु उत्तरीय प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ पे भी आपको 6 प्रश्न का क्या करना है, उत्तर देना है। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न पे ही हम लोग डिस्कस करेंगे, और एक जो मैं वीडियो लूंगा जिसमें मैं आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे बात करूंगा। तो अगला एक प्रश्न आता है, कर्णलोत्सव आप क्या समझते हैं, और देखो इस साल भी आपका प्रश्न पूछा गया, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न, कर्णलोत्सव आप क्या समझते हैं। तो 18वीं सदी में ब्रिटेन की आबादी तेजी से बढ़ने के कारण खाद्य पदार्थों तथा कृषि उत्पादों की मांग बढ़ गई। मैंने क्या बोला, देखोगे यहाँ पे कि 18वीं सदी में क्या हुआ कि ब्रिटेन की आबादी बढ़ी, और आबादी बढ़ने का कारण क्या था कि 1800 का जो मध्य का दशक था, जब लोगों को पता चला कि औद्योगिकरण है और लोग ब्रिटेन के शहरों पर पलायन करने लगे। तो इससे क्या हुआ कि शहरों की आबादी तेजी से बढ़ने के कारण खाद्य पदार्थों तथा कृषि उत्पादों की मांग बढ़ गई। ऐसी स्थिति में स्थानीय बड़े भूस्वामियों ने लाभ के उद्देश्य से सरकार पर दबाव डाला कि मक्के के आयात पर पाबंदी लगा दी गई, क्योंकि देखो मक्का सबसे कम कॉस्ट में मिलने वाला आपका पदार्थ था। तो बोला गया कि इस पे आप आयात पे इसका पाबंदी लगा दो कि बाहर से आपके मक्के नहीं आने चाहिए, क्योंकि मक्के आएंगे तो फिर हम लोग क्या बेचेंगे, और हम लोग अगर बेच नहीं पाएंगे तो फिर लाभ नहीं होगा। तो उसके लिए क्या किया कि इस उद्देश्य से मक्के के आयात पर क्या लगा दिया, पाबंदी लगा दिया। अब पाबंदी लगाया तो इसका प्रॉब्लम क्या हुआ कि इस कानून के लागू हो जाने से देश में खाद्यान्नों की कमी हो गई तथा उनकी कीमतों में भारी वृद्धि हुई। खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों से परेशान उद्योगपतियों एवं स्थानीय निवासियों के विरोध के चलते सरकार को कर्णलोक क्या करना पड़ा, समाप्त करना पड़ा। कि लोगों को इतना प्रॉब्लम हुआ ना, क्योंकि देखो कर्ण जो था आपका, यानी कि मैं बोल सकता हूँ मक्का, तो मक्के की जब निर्यात बंद हो गया, जब मक्के बाहर के देशों से आने बंद हो गए, तो उससे मक्के से संबंधित जितने भी उद्योग, वो लोग को तो प्रॉब्लम हुआ ही, साथ ही जो बेचने वाले थे ना उनको फायदा हुआ, क्योंकि वो लोग मक्के का उत्पादन कर रहे थे। तो जो भूस्वामी थे जिन्होंने मक्के का उत्पादन किया था, वो तो बोल रहे थे कि आयात को बंद करो, लेकिन मक्के से संबंधित जो भी उद्योगपति हैं या जो भी मक्के से संबंधित जो भी वस्तु मिलता था, जो खाते थे लोग, ठीक है, तो उस पर क्या हो गया कि उनकी कीमत आसमान छूने लगी। जब आसमान जब छुआ गया तो फिर ऐसे लोग, जो लोग इसका उपयोग कर रहे हैं, उनको प्रॉब्लम हुआ। जब प्रॉब्लम हुआ तो इसके लिए सरकार और जो उद्योगपति उन्होंने क्या किया, विरोध करना शुरू किया, और विरोध के बाद इनको समाप्त करना, ये जो कानून लगाया गया था उसको समाप्त करना पड़ा। अगला प्रश्न पे बात करेंगे। प्रश्न आपका क्या है, 9 नंबर का प्रश्न, और ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या है कि सूरत का बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया था, क्यों? संक्षेप में क्या करना है आपको उत्तर देना, और हाशिए वाला क्वेश्चन आता है यानी कि लास्टिंग कगार पे आ गया था, यानी कि खत्म होने के कगार पे आ गया था। तो बात करें आंसर पे, तो देखिए, तो निम्नलिखित कारणों से हम कह सकते हैं कि 18वीं सदी के अंत तक सूरत का बंदरगाह हाशिए पे पहुंच गया था। तो पहला देख सकते हो पॉइंट क्या है, पहला अगर पॉइंट का बात करेंगे तो 18वीं सदी के अंत तक यूरोप कंपनियों की तादाद बढ़ती जा रही थी। उन्होंने स्थानीय दरबारों से कई तरह की रियासतें और व्यापार पर इजारादारी अधिकार प्राप्त कर लिया था। और पहले आपको पता होगा कि जो भी ब्रिटेन की कंपनी थी या जो भी यूरोप की कंपनी थी, वो लोग भारत जब आई थी ना, तो लोग सूरत के बंदरगाह को देकर ही इंटर किया था। लेकिन अब जैसे जैसे क्षेत्र में विस्तार बढ़ा, तो भारत के कई तमाम ऐसे बंदरगाहों के इलाकों में अपना आधिपत्य स्थापित किया, जहाँ से वो अपना व्यापार कर सकते थे। अपनी जो आपके इजारेदारी है उसको वो प्राप्त कर लिया, और बाकी क्षेत्रों से भी वो कर सकते थे। तो लोग अब मान लो कि वो अगर किसी रूट से, अगर सूरत का बंदरगाह दूर पड़ रहा है, तो रूट पे क्यों जाएगा, वो दूसरे रूट से भी होकर क्या कर लेता था कि जो भी आपका व्यापार है, जो भी आपका व्यापार वो कर लेता था। तो एक सबसे बड़ा कारण था कि विस्तार हो गया था और इजारादारी जो है प्राप्त कर लिया था। अगला है, कलकत्ता और बम्बई नए औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरे, चमके। सूरत जैसा विकसित व्यापारी केंद्र अपना महत्व खोने लगे थे। और जब क्या हुआ कि कलकत्ता और मुंबई जैसे नए नए औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरा और वो सूरज की तरह चमकने लगा ना, तो बाकी जो भी विकसित व्यापारी केंद्र था, जो बाकी जो केंद्र था, सूरत का बंदरगाह हो गया या जो भी हम लोग बंदरगाह देखेंगे, तो वो सारे उसके चकाचौंध में वो लोग समाप्त हो गए और उन पे उतना ज़्यादा विकास जो होने नहीं लगा। तो मुख्य कारण क्या था, कलकत्ता और मुंबई जैसे नए औद्योगिक केंद्रों का विकास होना। अगला क्या था
कि जब ये नए जब औद्योगिक केंद्र स्थापित हो गए जैसे कलकत्ता और मुंबई में, तो इससे सूरत व हुगली दोनों पुराने बंदरगाह कमज़ोर पड़ गए, जहां से होने वाले निर्यात में क्या है, नाटकीय कमी आया। अब देखिए यहाँ पे नाटकीय होगा, क्या होगा, नाटकीय कमी आया। अब ये कमी क्या आया कि नए बंदरगाहों द्वारा होने वाला व्यापार यूरोप के कंपनियों के नियंत्रण में था। अब जो बाकी जब इलाकों के खोज किया गया, तो उससे जो हुगली में या जो सूरत के बंदरगाह पे जो व्यापार होता था वो हो नहीं पा रहा था, क्योंकि अब जो यूरोप की कंपनियां हैं वो बाकी किसी भी क्षेत्र से वो व्यापार कर सकती थी। तो जब वो कर सकती थी तो वहाँ से नहीं कर पा रहा है, तो बाकी जो विकसित केंद्र वहाँ तक माल पहुँचाने के चक्कर में इस हुगली के रास्ते से और जो आपका सूरत का बंदरगाह का जो रास्ता है उस रास्ते से व्यापार नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण ये धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो गया। औपनिवेशिक सत्ता की बढ़ती ताकत से पुराने बंदरगाहों की जगह नए बंदरगाहों का महत्व बढ़ गया। इस प्रकार सूरत का बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया था। ठीक है, अब बात करें अगले प्रश्न पे। प्रश्न आपका पूछता है कि भारत में एक खाद्य फसल का नाम बताइए और उसे उगाने के लिए दो आवश्यक भौगोलिक दशाओं का क्या करना है, वर्णन करना है। तो बात करेंगे तो चावल भारत का एक प्रमुख खाद्य फसल है और इसके उगाने के लिए भौगोलिक दशाओं का बात करें तो मैंने सारे के सारा लिखा है। सबसे पहला क्या देख सकते हो कि चावल की खेती के लिए जलोढ़ या लेटराइट मिट्टी उपयुक्त मानी गई है। क्या आंसर, जलोढ़ मिट्टी या लेटराइट मिट्टी जो है उपयुक्त मानी गई है। चावल की खेती के लिए वर्षा का बात करें तो वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए तथा तापमान जो है वो 27 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए। तापमान जो है 27 से लेकर 30 के बीच, और बारिश का बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस का बात करें। धान की खेती के लिए पौधे तैयार करना, रोपण व पानी में डूबे खेतों तक पहुंचाने का कार्य मजदूरों की सहायता से कराई जाती है। अतः चावल की खेती ऐसे क्षेत्र में की जाती है जहां सस्ते दरों पर श्रमिक उपलब्ध हो सके। यानी कि आपको पता होगा कि चाहे आप बात करो पौधों को तैयार करना या रोपने का बात करो या पानी में मतलब क्या बोल सकते हैं कि, क्योंकि आपको पता है कि सबसे पहले धान को एक जगह छींटा जाता है, उसके बाद उसको एक जगह रोपा जाता है। तो आप चाहे धान को लगाने के प्रोसेस तक बात करो, उसके एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ले जाने के लिए बहुत तादाद में लोगों की जरूरत होती है। तो अब ये धान की खेती ऐसे क्षेत्र में हो सके ना जहाँ पर श्रमिक जो है वो कम रेट में उपलब्ध हो सके। अब अगले प्रश्न पर बात करेंगे। अगला प्रश्न 11 नंबर का, राजनीतिक दलों के सुधार के उपायों के बारे में बताएं। और ये प्रश्न हमेशा पूछा गया है। तो राजनीतिक दलों के सुधार के निम्नलिखित तरीके किए जा सकते हैं। पहला कि दलों में आंतरिक लोकतंत्र का होना चाहिए, कि दलों के बीच में अपने लोकतंत्र को जानना कि भाई मैंने क्यों राजनीतिक दल बनाया है और हम क्या कर सकते हैं ना, इसको जानना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है कि धन बल और बाहुबल पर नियंत्रण करने के लिए भ्रष्टाचारी और आपराधिक तत्वों से परहेज रखना चाहिए। यानी कि आप देखोगे कि राजनीतिक दलों में बहुत ज़्यादा धन बल का प्रयोग होता है और जो आर्थिक रूप से गरीब होते हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं ना, वो लोग अक्सर क्या करते हैं कि पैसे की चौकाचौंध को देखकर वो किसी भी पैसे लेकर किसी को भी वोट डाल देते हैं। तो पहला तो धन बल को नियंत्रण करना चाहिए और ऐसे आपराधिक तत्वों को, जो लोग अपराध किए हुए हो या जो ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा मारकाट कर लेते हैं और फिर बाद में वो राजनीति पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, तो ऐसे लोगों को रोकना पड़ेगा। अगला कि उम्मीदवारों की आर्थिक स्थिति में पारदर्शिता रखनी चाहिए। यानी कि कोई भी अगर उम्मीदवार जो खड़ा हो रहा है ना, वो कितना पैसा कमाता है, किन किन जगहों से कमाता है, इसकी पारदर्शिता होना चाहिए, लोगों के पास जानकारी होना चाहिए। अगला क्या आपका, दलों को अपनी विचारधारा पर कायम रहना चाहिए तथा दल बदल को प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी कि जो दल बदल की नीति होती है ना, उसको भी खत्म करना चाहिए कि आप किसी और दल से जीत गए लेकिन बाद में आप किसी दल में आके शामिल होते हो, तो उसको भी खत्म करना चाहिए। महिला तथा समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देना चाहिए और जो भी ऐसे वर्ग हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, उनको भी क्या करना चाहिए, सामने आकर प्रतिनिधित्व करना चाहिए। बात करें आगे प्रश्न में। अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र किस प्रकार का वैध शासन व्यवस्था है। यह प्रश्न आपका पूछा गया प्रश्न है कि लोकतंत्र, देख सकते हो, लोकतंत्र चूंकि जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा संचालित होता है, अतः यह एक वैध व्यवस्था है। प्रतिनिधि का चुनाव जनता करती है, अतः इसके चुनाव पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता कि आखिर वास्तव में जो उसको चुना गया ना और जो गद्दी पर रहे वो क्या है, वो वास्तव में उसके लायक है कि नहीं है, ये कोई नहीं बोल सकता। कारण क्या है, क्योंकि जब आप खुद चुन रहे हो और आप उसको खुद बैठा रहे हो ना, जैसे अगर आप मार्केट गए हो एक कपड़ा खरीदने के लिए, आप खुद खरीद के लाते हो, अब वो कपड़ा चाहे छोटा हो गया हो, चाहे वो फटा निकल गया हो, चाहे वो खराब हो, चाहे आपको बाद में आपको लगा कि ये पसंद नहीं है, तो आपके घर वाला बोलेंगे ही ना कि वो कपड़ा तो तुमने जाके खरीदा है, अब तुम सोचो। लेकिन अगर
अगर वो कपड़ा आपके घर वाला लेके आता है तो छोटा होगा या बड़ा होगा, मोटा होगा, कुछ भी होगा, तो वो जाके आप कंप्लेन कर सकते हो ये गलत है, मुझे ऐसा चाहिए। लेकिन जब आप चुनाव खुद कर रहे हो ना, जैसे लोकतंत्र में चुनाव आप खुद कर रहे हो, तो अब गलत का कोई संभावना नहीं। अगर चुन लिए तो 5 साल झेलो भाई, है ना। तो स्थिति ऐसी है। अब अगला क्या है कि लोग करता है, लोकतंत्र शासन व्यवस्था में सभी निर्णय एक निश्चित कायदे कानून के अनुसार लिया जाता है। इसमें देर भले ही हो सकता है, परंतु निर्णयों की वैधता को प्रसगत नहीं किया जा सकता, यानी कि जो भी निर्णय लिया जाता है ना, वो खराब नहीं लिया जाएगा, भले देर होगा। तो इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं कि लोकतंत्र जो है आपका एक वैध सरकार व्यवस्था है। अगला प्रश्न है आपका, विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण करने के लिए बोला गया है। तो बात करें विश्लेषण के बारे में, तो देखो कि यहाँ पे मैंने पॉइंट कुछ बनाया है, ऐसे बात करेंगे। तो देश के आर्थिक विकास में ऋण एक महत्वपूर्ण सकारात्मक भूमिका निभाता है। जैसे बात करेंगे, व्यापारिक, उद्यमी, किसान तथा आम जनता बैंकों से ऋण लेकर आर्थिक कार्यों को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। उनके आर्थिक विकास से प्रति व्यक्ति आय तथा राष्ट्र आय में वृद्धि होता है। जाहिर सी बात है कि जब किसी क्षेत्र के सभी लोग ज़्यादा पैसा कमाएंगे ना, तो फिर उस क्षेत्र के बाकी, जैसे आप देखो एक क्षेत्र में अगर कहीं पे अगर जैसे मान लो कि कहीं पैसा है कि एक फैक्ट्री लगा, तो उसके अगल बगल के सारे लोग वहाँ पे काम करने लगता है। जब काम करेंगे ना तो उनका आर्थिक आय बढ़ेगा, यानी कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा। अब जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा तो देश का भी आय बढ़ा कि नहीं, एकदम बढ़ेगा, तो उससे वृद्धि होती है। अगला क्या आपका कि ऋण लेकर उद्यमी नए कारखाने लगाते हैं, जिसमें लोगों को रोजगार प्राप्त होता है, तो रोजगार की स्थिति भी होती है। किसान खाद्य बीज, कृषि यंत्र आदि आवश्यकता को ऋण लेकर पूरा करते हैं। समय पर संसाधनों का प्रयोग कर अपने उत्पादन को बढ़ाते हैं। इससे देश के खाद्यान्नों की जरूरतों की पूर्ति होती है। इस तरह ऋण विकास के लिए क्या एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और विकास करती है। अगला ऋण के स्रोतों का उल्लेख करना है, और मैंने मॉडल पेपर में बताया, तो इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा। क्या है कि ऋण की आवश्यक शर्त क्या है? पहला तो ब्याज दर, समर्थक ऋण आधार, आवश्यक कागजात, भूमि भुगतान के तरीके और ऋण की अवधि। अगर मुद्रा और साख वाला चैप्टर जब देखोगे ना, तो उसमें मैंने वन शॉट में मैंने सारा का सारा डिस्कशन किया, तो एक बार आप जरूर देखना। तो देखो यहाँ पे ब्याज दर क्या है। ब्याज दर क्या है कि एक वर्ष में हो या मासिक रूप से हो, आप कितने इंटरेस्ट दे रहे हो, कितना ब्याज दे रहे हो, ये आपका जरूरी है। समर्थक ऋण दर, यानी कि जो भी आप पैसा ले रहे हो ना, अगर आप जो पैसा चुका नहीं पाओगे, जो ऋण अगर आप चुका नहीं पाओगे, तो कर्जदाता क्या करेगा कि आपका वो धन या जो भी कुछ आप दे रहे हो उसको बेचकर अपने धन की प्राप्ति कर सकता है। आवश्यक कागजात, उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी आते हैं कि आपका आईडी कार्ड क्या है, आप क्या हो, परिचय पत्र वगैरह उसमें आ सकता है। भुगतान के तरीके, आप वो भुगतान कैसे करोगे, किस आधार पर करो, ये भी जरूरी है। और ऋण की अवधि की लंबे समय के लिए ले रहे हो, कम समय के लिए ले रहे हो, तो ऋण की अवधि भी क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ से आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न शुरू होते हैं। तो इसका जो वीडियो है मैं अगले एक पार्ट पे लूँगा। तो अभी तक आप इतना देख लो, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा है, इतना देख लो, फिर एक पार्ट में लूँगा। वो वीडियो हो सके तो शाम तक आपके पास वो अवेलेबल हो जाएगी। तो अभी आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चंस को याद कर लेना है, और शाम को ग्रुप में आप टेस्ट भी शुरू होगा, तो टेस्ट भी आपको क्या करना है, देना है। तो आपको बताना है कि वीडियो कैसा लगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि जैसे ये सेट्स खत्म हो जाएगा, फिर सेट का मैं कॉपी जो है मैं आप ग्रुप में डाल दूंगा, ताकि आपको लिखने में और पढ़ने में भी क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगा। तो टेंशन मत लीजिएगा, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।